Welcome back to my channel that is Learn With. Before starting the topic दो तीन बातें बोलनी है। एक तो क्लास 10th से रिलेटेड बात बोलनी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग कि आपके जो पेपर्स होंगे, क्योंकि मैंने कहीं इंटरव्यू पढ़ा था डॉक्टर सत्यम भारद्वाज का, जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है सीबीएसई के फॉर क्लास 10th एंड 12th, उनका कहीं इंटरव्यू पढ़ा था तो उन्होंने जो है उसमें बहुत क्लियर बात लिखी है कि आपके पेपर जो है वो ऑफलाइन ही होंगे, ऑनलाइन पेपर नहीं होंगे आपके। तो इस बात को आप भी नोट कर लीजिए कि पेपर आपके ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे। हाँ, डेट्स अभी तक सीबीएसई की तरफ से कोई भी नहीं आई है। जब भी डेट्स आएंगी मैं आपको श्योरली जो है वो इसके बारे में बता दूंगा। और मुझे जो है वो बहुत खुशी मिलती है, मेरी टीम तो फूली नहीं समाती है जो कि इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो इसलिए जो है थैंक्स फॉर कमेंटिंग ऑन आवर वीडियोस, और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। और आई होप कि आपको आगे भी जो वीडियोस हैं वो इसी तरह से पसंद आएंगी और आप जो है वो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखेंगे। सो बाय डोंट वेस्टिंग द टाइम, कमिंग टू द टॉपिक। और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं आपकी क्लास की 10th की ही फर्स्ट चैप्टर का, जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज द 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब ये लिबरल्स कौन थे ये आपको मैंने जो था वो बता दिया था, ठीक है। लिबरल्स थे, मॉडरेट्स थे, ये सारे आपको बता दिए थे मैंने कौन थे। अब हम जो है इन्होंने जो रेवोल्यूशंस किए थे, इन्होंने जो क्रांतियां की थी उसके बारे में हम जो है वो अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं आपको फिर पॉइंट वाइज ही बात करूंगा। नंबर 1, पैरेलल टू द revolts of poor, unemployed and starving peasants, the workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. तो अभी तक जो हंगर, हार्डशिप और जो आप पढ़ के आए थे उसमें पॉपुलर रिवोल्ट्स, उसमें हमने जो रिवोल्ट्स पढ़ी थी वो आपकी पीजेंट्स की रिवोल्ट्स पढ़ी थी। पीजेंट्स ने किस तरह से जो था वो रिवोल्ट किया था। उसके बाद जो आपके अनएम्प्लॉयड थे, अनएम्प्लॉयड मींस जिनके पास नौकरी नहीं थी, उन्होंने किस तरह से रिवोल्ट किए थे, ये सारे के सारे जो थे वो आपके इसमें हम पढ़ के आए थे। उसके बाद जो पोअर पीपल्स थे उन्होंने किस तरह से रिवोल्ट किए थे। लेकिन इन सब के अलावा भी एक और पॉपुलर रिवोल्ट हुआ था, और वो पॉपुलर रिवोल्ट हुआ था आपका दैट इज ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। किसका? एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास के लोग थे हमारे और आपकी तरह, उन्होंने भी जो था वो आपका रिवोल्ट किया था। Events of February in 1848 in France had brought about the abdication of the monarch, and republic based on universal male suffrage has been proclaimed. फरवरी में पॉइंट नंबर 2 है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। फरवरी 1848 में जो फ्रांस में रिवोल्ट हुआ, या फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ, या फ्रांस में जो क्रांति हुई, उसकी वजह से उसका क्या एंड रिजल्ट क्या हुआ? फ्रांस का एंड रिजल्ट हुआ कि मोनार्क जो था वो आपका फ्रांस में खत्म हो गया। दैट वाज एंडेड इन फ्रांस, वो आपका फ्रांस में एंड हो गया था, इसका एंड हो गया था फ्रांस में। और सेकंड जो था वो एक इंपॉर्टेंट थिंग ये हुई थी कि जो आपकी रिपब्लिक की स्थापना हो गई थी फ्रांस में। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र की स्थापना जो थी वो आपकी फ्रांस में हो गई थी, और वो किसके ऊपर बेस्ड था? बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज। मतलब जो वोटिंग राइट्स थे वो आपके किन लोगों को मिले थे?
जो मैंस थे, अडल्ट जो मैन थे, उनको ही सिर्फ वोटिंग राइट जो थे वो दिए गए थे। जैसे इंडिया के कंपैरिजन में आप मान सकते हैं कि इंडिया में जो हमारी एज है, वोटिंग एज है, वो 18 ईयर्स की है। तो इसी तरह से आप ये मान सकते हैं कि फ्रांस में जो थे वो वोटिंग राइट तब उनको दिए गए थे जो मेल थे और जिनकी एज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। अब उनका कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा नहीं, लेकिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लगाते हैं कि उस टाइम पे फ्रांस में वोटिंग का राइट उन लोगों को दिया गया था जिनकी उम्र फ्रांस में 18 से अबव थी और वो लोग क्या थे, मेल थे। उनको जो था वो आपका राइट जो था वोटिंग का वो दिया गया था। In other parts of Europe, there were independent nation state did not yet exist. अब बात करते हैं यूरोप के दूसरी पार्ट्स की। फ्रांस तो बन गया था, फ्रांस की बात समझ में आ गई, लेकिन आप बात करेंगे अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में जहां तक हमारी बात करेंगे तो अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में जो है वो आपका ईस्टर्न पार्ट भी है, वेस्टर्न पार्ट भी है। तो हम अब जो है वो अदर पार्ट्स की बात करेंगे। पार्ट्स में जो थी वो आपकी नेशन स्टेट अभी एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे आपकी जो था, जो जर्मनी था, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रो है, हंगेरियन एम्पायर थी, इसमें जो था एरियाज में अभी भी नेशन स्टेट जो था वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब जैसे आज की डेट में आपको एक नेशन नजर आते हैं, उस टाइम पे ऐसे नेशन जो थे वो नहीं थे। जैसा आपका आप ये बोल सकते हैं कि फ्रांस जो था वो बन गया था। Men and women of liberal middle classes combined their demands of the constitutionalism with national unification. तो ये जो क्लास थी, एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, इन्होंने एक रेवोल्यूशन की और इन्होंने दो डिमांड्स को जो था वो कंबाइन कर दिया। दो इनकी मेन डिमांड थी, उनको इन्होंने कंबाइन कर दिया था। और वो दो डिमांड्स कौन कौन सी थी, ध्यान से सुन लीजिएगा। वो डिमांड थी, पहली जो डिमांड थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की। इसमें जो वर्ड आपका यूज किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किया गया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है संवैधानिक, संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हुआ संवैधानिक, मींस संविधान के अकॉर्डिंग या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो वर्किंग होती है तो उसे जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जाता है। और दूसरी जो ये बात कर रहे थे, दूसरी जो इनकी मांग थी मेन, वो थी आपकी नेशनल यूनिफिकेशन की। जैसे आपको बताया था कि इटली, जर्मनी जो था वो उस टाइम पे 39 कन्फेडरेशंस में जो था वो डिवाइडेड था। तो उन सभी 39 कन्फेडरेशंस को मिलाकर एक नेशन जो था वो बनाना, ये आपको एग्जांपल दिया मैंने। तो ये दो मेन डिमांड जो थी वो आपकी एजुकेटेड मिडिल क्लास की थी। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of nation state on parliamentary principles. अब क्योंकि उस टाइम पर रिवोल्ट्स तो हो रहे थे, चाहे वो पीजेंट्स के रिवोल्ट्स हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयड के रिवोल्ट्स हो, चाहे वो पुअर के रिवोल्ट्स हो, ये रिवोल्ट्स तो उस टाइम पे चल ही रहे थे। तो इन्हीं रिवोल्ट्स के बीच में ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, इन्होंने जो था वो अपना रिवोल्ट को भी बीच में डाल दिया। और डालने की वजह से क्या हुआ, जब ये दोनों आपस में रिवोल्ट मिल गए तो इन्होंने जो था ये क्या मेन डिमांड कर रहे थे, मेन डिमांड इनकी जो थी कि कंट्री जो है वो नेशन स्टेट होनी चाहिए, वो आपको बता दिया, नेशनल यूनिफिकेशन होनी चाहिए। और किस प्रिंसिपल के बेस्ड होनी चाहिए, किस सिद्धांत पे, पार्लियामेंट्री बेस्ड होनी चाहिए। मींस पार्लियामेंट जो है, जैसे आपको पता है हमारे इंडिया में पार्लियामेंट है, उसके दो हाउसेस हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ स्टेट्स। तो उसी तरह से ये लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं उनको। तो उसी प्रिंसिपल के बेस पे जो है वो नेशन स्टेट जो है वो होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें जो है वो आपकी एक नेशन में जो है वो होनी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो फ्रीडम के ऊपर उस टाइम पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, या आपको पता होगा कि इसको सेंसर बोलते हैं। जब कोई चीज जो है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं होती तो उसको बोलते हैं कि हमने सेंसर कर दिया है। तो सेंसरशिप जो है वो प्रेस के ऊपर से हटाई जानी चाहिए। और इसी तरह से जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करने, इंस्टीट्यूशन या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको, या एसोसिएशंस है, उनको फॉर्म करने की जो है वो परमिशन जो है वो आपकी जो है
वो होनी चाहिए। इस तरह के नेशन स्टेट जो थे, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थी वो यूरोप में जो अभी तक नेशन कंट्रीज नहीं बनी थी, नेशन स्टेट नहीं बनी थी, उनमें डेवलप करना चाहते थे। तो इसको जो है वो हम बोलते हैं, यहाँ पे हम जो है इस पर आपका जो है वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इसके बेस पर आपका क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, क्योंकि ये एक पूरी घटना है जो आपकी जर्मनी में हुई थी। ठीक है जी, तो इसके बेस पर जो है वो आपको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। तो जो जर्मन रीजन थे, मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा, जो आपके जर्मन रीजन थे, जर्मन जो एरियाज थे जहां पे जो थे, क्योंकि जर्मन उस टाइम पे 39 कन्फेडरेशंस में डिवाइडेड था, तो जो जर्मन रीजन्स थे उसमें क्या था, बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन जो थी वो बनाई गई थी। और क्या बनाई गई थी, पॉलिटिकल एसोसिएशन जो थी वो बनाई गई थी। ठीक है, पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई गई थी, और इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस में मेंबर्स कौन कौन होते थे, इन पॉलिटिकल एसोसिएशन में मेंबर्स होते थे आपके प्रोफेशनल जानते होंगे, जैसे हमारे कंप्यूटर्स वगैरह में जो काम करते हैं, या आईटी इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, या R&D में जो काम करते हैं, वो सारे के सारे आपके प्रोफेशनल्स आते हैं। डॉक्टर्स हमारे प्रोफेशनल आते हैं। उसके बाद बिजनेसमैन, ये जो थे इसमें इंक्लूड थे। उसके बाद आपके जो थे वो प्रॉस्पेरस आर्टिशियंस, वो कारीगर जो बहुत ज्यादा अमीर थे, जो बहुत ज्यादा वेल्दी थे, वो सारे के सारे जो थे वो इसमें इंक्लूड थे। ये सारे के सारे लोग जो थे वो कहाँ इकट्ठे हुए, दे गेट टुगेदर इन द फ्रैंकफर्ट, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में जो थे वो इकट्ठे हुए। फ्रैंकफर्ट सिटी में जो थे ये सारे के सारे लोग जो थे वो इकट्ठे हुए, एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और इन सभी लोगों ने जो था वो क्या डिसाइड किया, डिसाइडेड टू वोट, किसके लिए वोट करेंगे, डिसाइडेड किसके लिए, वोट फॉर जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। जैसे आप इसको ये मान सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है वो जो 18 ईयर अबव है वो हमारे पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए या स्टेट असेंबलीज के लिए जो है वो वोट करते हैं। उसी तरह से ये सारे मिलकर जो है वो जर्मनी की जो नेशनल असेंबली है उसके लिए वोट करेंगे। On 18 May 1848, 831 elected representatives march in a festive procession। जब इन्होंने जो था वो वोट कर दिया, वोट करने के बाद क्या हुआ, तो 18 मई 18 मई डेट 1848 को, ठीक है जी, कितने मेंबर्स इलेक्टेड हुए, 831 मेंबर्स इलेक्टेड हुए। कितने मेंबर्स इलेक्ट किए, 831 इलेक्टेड किए मेंबर्स। अच्छा, अब ये बताइए कि हमारी लोकसभा के लिए कितने मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं आज की करंट सिनेरियो में हमारी लोकसभा के लिए जो है वो 543 मेंबर्स जो है वो इलेक्टेड होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो थे वो आपके 831 मेंबर जो थे वो इलेक्ट हुए, और अपनी जो उनकी सज धज कर, अपनी जो उनकी नेशनल पोशाक थी उसमें सज धज कर, उसमें एक फेस्टिवल वे में, जैसे हम त्योहार मनाते हैं, त्योहार मनाने के तरीके से वो लोग जो थे वो फ्रैंकफर्ट में जो आपकी पार्लियामेंट थी उसकी ओर चल पड़े। अब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ पर थी, ये फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट थी ये एक्चुअल में क्या था, एक चर्च था। चर्च क्या था, ये चर्च था, ये आपका चर्च था, और ये चर्च जो था वो सेंट पॉल में था। ठीक है, तो यहां पर ये सारे लोग जो थे वो आपके इकट्ठे हो गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इन 831 लोगों ने जो था वो क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का मतलब जानते होंगे आप लोग, ये आप क्लास 9 में पढ़ के आए, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मतलब जो लेआउट होता है वो इन्होंने जो था वो जर्मन स्टेट के लिए इन्होंने बना दिया। इस स्टेट का हेड कौन होगा, जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसका जो हेड होगा वो मोनार्क होगा। मोनार्क मींस राजा होगा, लेकिन राजा कैसे काम करेगा, मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। मोनार्की जो है, जो राजा होगा
वो किसके प्रति जवाबदेह होगा? वो पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होगा। ठीक है, मोनार्क जो होगा, जो राजा होगा, वो पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होगा। जैसे इसको आप अपनी पॉलिटिकल साइड से भी जो है वो रिलेट कर सकते हैं। जैसे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी है प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर आपके जो है वो किसको जो है किसको जवाबदेह है? वो पार्लियामेंट को जवाबदेह है। जो लोकसभा और राज्यसभा है उसको प्रति वो जवाबदेह है। दे आर अकाउंटेबल टू लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसी तरह से मोनार्क जो होगा जर्मनी में, वो अकाउंटेबल होगा टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, मतलब होगी। ठीक है, when the deputies offered the, हुआ क्या? अब हुआ ये कि इन कंडीशंस के ऊपर, ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई, इन कंडीशंस के ऊपर एक पर्शिया के किंग थे जिनका नाम था फेडरिच, FRIE, पर्शिया के किंग थे। ही वॉज अ किंग ऑफ पर्शिया, ये पर्शिया के किंग थे। ठीक है, इनको जब इन कंडीशंस के ऊपर जो था वो जर्मनी का किंग जो था वो बनाया गया। तो इस किंग ने जो था वो पर्शिया, ये जर्मनी का जो ताज पहनने से मना कर दिया था। मतलब ही रिफ्यूज्ड, उसने जो था वो मना कर दिया, और रिफ्यूज करने के बाद वो जो था वो वहां जो मोनार्क थे या मोनार्क की एक और टीम थी उनके साथ जाकर जो था वो खड़ा हो गया था, ताकि वो लिबरल्स की, जो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास लिबरल्स थे, इनको अपोज कर सके, इनका विरोध जो है वो कर सके। हुआ जब, क्योंकि किसी भी किंग ने कोई भी इन कंडीशंस के ऊपर जो था वो क्राउन धारण करने को या जो किंग बनने के लिए जर्मनी का तैयार नहीं था, तो धीरे धीरे आपकी एरिस्टोक्रेसी जो थी, जो आपका जो रिच सेक्शन था और जो आपकी मिलिट्री थी, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग जो थी वो आपकी जर्मनी में होना शुरू हो गई। तो आपका ये पार्लियामेंट का सेक्शन जो बना था उसको वो कहीं ना कहीं धुल गया, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास who resisted the demand of worker and artisans and क्योंकि ये आपका जो पार्लियामेंट बनी थी बेसिकली वो मिडिल क्लास लोग थे। तो मिडिल क्लास लोग होने की वजह से क्या था कि वो लोग क्या चाहते थे? वो लोग चाहते थे जो वर्कर्स हैं या आर्टिशियंस हैं उनको और ज्यादा अधिकार मिले। लेकिन धीरे धीरे आपकी एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री स्ट्रांग होती गई, तो उनका जो बेस था वो डिक्रीज होता गया, और बेस डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? उनका जो आधार था या उनका बेस जो था वो धीरे धीरे खिसकना शुरू हुआ, और वो जो एंड था उनकी पार्लियामेंट जो थी उसका एंड हो गया। Called in and assembly was forced to disband, और लास्ट में हुआ क्या? जिसका डर था वही हुआ, आर्मी को बुलाया गया, और आर्मी को बुलाने के बाद जो आपकी पार्लियामेंट थी उसको धक्के मारकर या उसको जो था वो क्या कर दिया गया? ये इसको क्लोज कर दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया। The issue of extending political right to women was a controversial one within the liberal movements। अब एक और टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है आपका सफरेज टू, यूनिवर्सल सफरेज टू वुमेन्स। ये तो आप जानते हो यूनिवर्सल सफरेज किसको बोलते हैं? अगर नहीं पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यूनिवर्सल सफरेज बोलते हैं द पर्संस who have attained the age of particular age and have right to vote without any discrimination। एक पर्टिकुलर एज जब कोई अटेन कर लेता है और उसके विदाउट कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उसको जो है वो राइट टू वोट मिलता है, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सफरेज। अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे वुमेन्स की। वुमेन्स को यूनिवर्सल सफरेज थी या नहीं थी? तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की स्टोरी पढ़ने से आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि वुमेन्स को सफरेज जो थी, यूनिवर्सल सफरेज जो थी वो नहीं थी। इसको लेकर लिबरल्स के अपने ही बीच में जो थे वो मतभेद थे। कुछ लिबरल्स चाहते थे कि वुमेन्स को राइट टू वोट या यूनिवर्सल सफरेज दी जाए, और कुछ लिबरल्स चाहते थे कि यूनिवर्सल सफरेज वुमेन्स को जो है वो नहीं मिलनी चाहिए।
मूवमेंट में, क्योंकि ये मूवमेंट जो थी वो काफी लंबी चली थी आपकी लिबरल्स की मूवमेंट, तो इस मूवमेंट में वुमेन्स ने भी जो था वो बहुत हैवीली जो था वो पार्टिसिपेट किया था, या आप इसको ये बोल सकते हैं कि बहुत एक्टिवली जो था वो पार्टिसिपेट किया था। किसने? विमेंस ने जो था, जो लिबरल मूवमेंट चली थी उसमें काफी ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट जो था किया था। अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई थी विमेंस ने। विमेंस हैव क्रिएटेड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, ठीक है, क्रिएटेड ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन जो थी वो इन लोगों ने बनाई थी ताकि इनको भी यूनिवर्सल सफरेज या राइट टू वोट जो है वो मिल सके। फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, अपने न्यूज़पेपर भी पब्लिश करती थी, और न्यूज़पेपर पब्लिश करने के साथ साथ ये जो मीटिंग्स होती थी, जो पार्टी मीटिंग्स होती थी या डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे, जो विरोध किए जाते थे मोनार्की के अगेंस्ट या किसी और के अगेंस्ट, तो वहां पर भी वुमेन्स जो थी वो आपकी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन टू द असेंबली। तो जब एक जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई उसमें सफरेज जो था या यूनिवर्सल सफरेज जो था वो विमेंस को नहीं दिया गया। When Frankfurt Parliament convened at the church of St. Paul, women were admitted only as observers stand in the visitors gallery. तो विमेंस जो थी वो कैसे एंटर हुई? वुमेन्स जो थी वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो थी वो सिर्फ एज एन ऑब्जर्वर आई थी। मतलब एक विजिटर गैलरी होती है, अगर आप कभी पार्लियामेंट जाएं, इंडियन पार्लियामेंट जाएं, तो वहां पर भी एक विजिटर गैलरी होती है। अगर आप विजिट करना चाहें और आपके पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो चल रही हो तो आप सिर्फ विजिटर गैलरी में ही उनको देख सकते हैं। तो इसी तरह से विजिटर गैलरी वहां पर भी बनाई गई थी, और वुमेन जो थी वो एज एन ऑब्जर्वर जो थी वो सिर्फ विजिटर गैलरी तक ही जा सकती थी। उनको यूनिवर्सल सफरेज का जो राइट था वो नहीं दिया गया था। Through conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848. They could not restore the old order. अब क्या हुआ? अब हुआ ये, ध्यान से सुनिएगा, कि लिबरल मूवमेंट जो थी वो आपकी कमजोर पड़ती गई। तो लिबरल मूवमेंट जब कमजोर पड़ती गई तो कंजर्वेटिव जो थे वो उन्होंने क्या किया, क्योंकि कंजर्वेटिव्स में आर्मी भी थी, मिलिट्री भी थी, मोनार्क भी थे, तो इन्होंने जो था वो आपकी लिबरल्स की मूवमेंट को दबा दिया। लेकिन दबाने के बावजूद भी कंजर्वेटिव्स ने लिबरल्स की मूवमेंट को खत्म कर दिया। लेकिन खत्म करने के बाद जो ओल्डर ऑर्डर था कि जो राजा था वो कोई भी किसी के प्रति भी अकाउंटेबल नहीं था, मोनार्क जो थे वो सारे के सारे जो थे वो सारी पावर्स अपने पास रखते थे, उस ओल्डर ऑर्डर को, जो पुराना सिस्टम चल रहा आ रहा था, उस ओल्डर सिस्टम को रिस्टोर फिर भी कंजर्वेटिव्स नहीं कर सके थे। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं जो थी वो पार्लियामेंट के प्रिंसिपल की, या आप ये बोल सकते हैं कि उन्हें जो मोनार्क थे वो उनको कहीं ना कहीं जो था वो आपका अकाउंटेबल जो था वो बनाया गया था। Monarchs were beginning to realize that the cycle of revolutions and repression could only be ended by gaining concession to the liberal nationalistic revolutionaries. अब कंजर्वेटिव्स का भी ये मानना था कि ये जितनी भी रिवॉल्यूशंस या रिवोल्ट्स या जो चल रहे हैं इनको तभी खत्म किया जा सकता है या इनको एंड तभी किया जा सकता है जब लिबरल्स को कुछ कंसेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। Hence, in the year 1848, the aristocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that has already taken the West. 1815 से पहले जो चेंजेस आपके ईस्टर्न यूरोप में आए थे उन चेंजेस को आपके जो था वो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी जो था वो इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। Thus, serfdom labor थी, मींस बंधुआ मजदूरी थी, जो serfdom था वो खत्म कर दिया गया, both in the Habsburg dominant and in Russia, दोनों ही जगह, हैब्सबर्ग में भी और रशिया में भी। The Habsburg ruler granted more autonomy to the Hungarians in 1867, और 1867 में जो हंगरी कंट्री है यूरोप में उसको जो था वो और ज्यादा जो थी वो आपकी ऑटोनॉमी जो थी वो प्रोवाइड कर दी गई थी। ऑटोनॉमी का मतलब आप जानते होंगे, ऑटोनॉमी का मतलब होता है कुछ हद तक इंडिपेंडेंस देना, जो है वो ऑटोनॉमी कहलाती है। तो वो आपकी हंगरी की कर दी गई थी।
With this, I hope you will like this video. Like